हेलो बच्चों, गंगवार इंस्टीट्यूट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर हरिओम गंगवार। बच्चों, नीट 2026 के लिए क्रैश कोर्स में अभी तक हम लोग 10 चैप्टर रिवाइज कर चुके हैं। आज हम लोग चैप्टर नंबर 11 रिवाइज करने वाले हैं, जो कि क्लास 12 का तीसरा चैप्टर है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो छोटा सा चैप्टर है, लेकिन क्वेश्चन बहुत सारे नीट में आपसे पूछे जाते हैं। 3 से लेके 5 सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो यहाँ पर ये टॉपिक जो हमें पढ़ने हैं, जैसे इनफर्टिलिटी का एक सवाल आता है नीट में हर साल लगभग। एसटीआई का एक सवाल पूछा जाता है। इसके अलावा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल में जो बर्थ कंट्रोल मेथड है उनसे एक दो सवाल पूछे जाते हैं। तो 3 से लेके 5 सवाल जनरली यहाँ से आ जाते हैं। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में सबसे पहले जो डेफिनेशन उसकी बात करते हैं, तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ की ये परिभाषा दी गई कि दिस इज अ टोटल well-being in all aspect of reproduction, that is physical, emotional, behavioral and social. इंडिया सबसे पहली कंट्री थी जहां पर नेशनल लेवल पे कुछ प्रोग्राम शुरू किए गए, जिन्हें हम फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के नाम से जानते हैं। तो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम सबसे पहले नेशनल लेवल पे इंडिया में शुरू किए गए, और आज के समय में इन प्रोग्राम को हम आरसीएच के नाम से जानते हैं। आरसीएच प्रोग्राम यानी दिस इज द रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम के नाम से फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को अब हम जानते हैं। एमनियोसेंटेसिस 14 टू 16 वीक के दौरान किया जाता है। इसमें जो फीटस के सराउंडिंग एमनियोटिक फ्लूइड होता है उसको निकाला जाता है, और उस एमनियोटिक फ्लूइड में जो फीटल सेल होते हैं उनका एग्जामिनेशन किया जाता है। एमनियोसेंटेसिस पे इसलिए बैन लगा दिया गया है, इस पे बैन लगा दिया गया ताकि फीमेल फीटिसाइड को रोका जा सके। एमनियोसेंटेसिस टेक्निक को सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए यूज नहीं किया जा सकता, क्योंकि लोग क्या करते थे, जब ये पता लगा लेते थे कि जो बच्चा है वो फीमेल है, तो एमटीपी करा देते थे, अबॉर्शन करा देते थे। तो इलीगल फीमेल फीटिसाइड को रोकने के लिए स्टेचुटरी बैन लगा दिया गया एमनियोसेंटेसिस के ऊपर सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए। लेकिन एमनियोसेंटेसिस हम यूज कर सकते हैं क्या जानने के लिए? जेनेटिक डिसऑर्डर का पता लगाने के लिए, जैसे हिमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, कलर ब्लाइंडनेस, ये सब जेनेटिक डिसऑर्डर हैं। इनका पता लगाने के लिए हम लोग एमनियोसेंटेसिस यूज कर सकते हैं। इसके अलावा सर्वाइवेबिलिटी ऑफ द फीटस का पता लगाने के लिए भी हम लोग एमनियोसेंटेसिस का यूज कर सकते हैं। लखनऊ में सीडीआरआई यानी सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट सिचुएटेड है, जहां पर एक ड्रग बनाई गई सहेली, दिस इज वंस अ वीक पिल, हफ्ते में एक बार लेनी पड़ती है। ये एक नई ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है जिसमें कोई स्टेरॉयड यूज नहीं किया गया, नॉन स्टेरॉयडल प्रिपरेशन है, और नॉन स्टेरॉयडल होने की वजह से साइड इफेक्ट बहुत कम होते हैं और कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू बहुत ज्यादा है। अब आते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सवाल आते हैं। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन किस तरीके से हुआ? हमने बहुत सारी तरक्की की, क्वालिटी ऑफ लाइफ हमने बढ़िया किया, और इसी की वजह से जो पॉपुलेशन वो भी बहुत तेजी से बढ़ी। इंक्रीज्ड हेल्थ फैसिलिटीज, बढ़ती हुई स्वास्थ्य सेवाएं, और बेटर लिविंग कंडीशन, हमारी लिविंग स्टैंडर्ड बढ़िया हुआ है। इसकी वजह से ह्यूमन पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ी। दुनिया की बात करें तो सन 1900 में वर्ल्ड पॉपुलेशन 2000 मिलियन या 2 बिलियन थी, जो कि अगले 100 साल में 3 गुना बढ़ के 6 बिलियन पहुंच गई, और 2011 में 7.2 बिलियन हो गई। इंडिया तो और तेज है, ये देखिए, 1947 में इंडिपेंडेंस के समय 350 मिलियन, 35 करोड़ हमारी आबादी थी, और अगले करीब 50 साल के दौरान सन 2000 में ये 1 बिलियन यानी करीब 3 गुना हो गई। ये 50 साल में 3 गुना, दुनिया 100 साल में 3 गुना, हम 50 साल में 3 गुना। चाइना को अभी भी हमने पीछे कर दिया, अब हम नंबर 1 पे हैं पॉपुलेशन में। 2011 में इंडिया की पॉपुलेशन 1.2 बिलियन को क्रॉस कर गई, यानी हम ये कह सकते हैं कि एवरी सिक्स्थ पर्सन इन द वर्ल्ड इज एन इंडियन। दुनिया का हर छठा व्यक्ति भारतीय है, और ये गर्व करने वाली बात नहीं है। प्रोबेबल रीजन फॉर पॉपुलेशन ग्रोथ, क्या संभावित कारण है? रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट, डिक्लाइन इन मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट, डिक्लाइन इन इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, एंड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल एट रिप्रोड्यूसिबल एज। ज्यादातर लोग रिप्रोड्यूसिबल एज तक पहुंच जा रहे हैं। पुराने समय में महामारियां फैलती थी, और बहुत सारे जो पर्सन होते थे वो
अपने चाइल्डहुड में ही डाई कर जाते थे, तो ज़्यादातर लोग रिप्रोड्यूसिबल एज में पहुंच नहीं पाते थे। 2011 सेंसस के हिसाब से पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इंडिया का है <2%, मतलब एक साल में 1000 की आबादी पे करीब 20 लोग बढ़ जाते हैं। आरसीएच प्रोग्राम के द्वारा हमने पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को कम किया, लेकिन ये कमी बहुत नॉमिनल, बहुत मार्जिनल है, ये कमी बहुत कम है। अब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का इम्पैक्ट क्या होगा? भाई पॉपुलेशन बढ़ेगी तो हमारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, इनकी कमी होगी। जबकि इन तीनों क्षेत्रों में हमने बहुत सारी तरक्की की है, लेकिन उसके बाद भी इनकी बहुत सारी कमी होगी। तो इस पॉपुलेशन ग्रोथ को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं? The most important measure or step to overcome this problem is to motivate smaller families by various contraceptive methods. लोगों को मोटिवेट किया जाए कि आप फैमिली छोटी रखिए, और इसके लिए कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस का यूज कर सकते हैं, जो कि हम पढ़ने जा रहे हैं अभी। इसके अलावा ये एक स्लोगन हम दो हमारे तो जरूर आपने सुना होगा, है ना, ये मीडिया के द्वारा प्रमोट किया जाता है। कई सारे ऐसे कपल जो यंग और अर्बन हैं, मतलब जो शहर में रहते हैं, युवा हैं और दोनों वर्किंग है, आजकल तो भाई दोनों लोग काम करते हैं, तो उन्होंने वन चाइल्ड नॉर्म को अडॉप्ट किया है। इसके अलावा कह रहे हैं अगर मैरिजेबल एज को बढ़ा दिया जाए, फीमेल के लिए 18 साल और मेल के लिए 21 साल, और ये कर दिया गया है, लेकिन इसका पालन कराया जाए, और उन कपल को जिनकी फैमिली छोटी, उनको कुछ इंसेंटिव दिया जाए, छूट दी जाए, तो इससे भी पॉपुलेशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं कुछ हद तक। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का यूज। तो कोई भी ऐसा तरीका जो प्रेगनेंसी को रोकने का काम करे, उसे हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कहते हैं। 6 तरीके हमारे पास हैं: नेचुरल एंड ट्रेडिशनल मेथड, बैरियर मेथड, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, आईयूडी जैसे कॉपर टी, ओसीपी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, माला डी, सहेली आपने सुना होगा, इंजेक्टेबल या इम्प्लांट का यूज करते हैं, एंड सर्जिकल या स्टलाइजेशन मेथड जिसे हम नसबंदी कहते हैं, और ये बाबा का फंडा है, बायोसिन से याद कर लो। आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव कैसे होना चाहिए? आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव यूजर फ्रेंडली हो, आसानी से यूज किया जा सके, इजिली अवेलेबल हो, आसानी से उपलब्ध होना चाहिए, प्रभावी होना चाहिए, रिवर्सिबल, जब तक यूज करें तब तक बच्चा ना हो, लेकिन जब यूज करना बंद करें तो बच्चा हो जाए। सर्जिकल मेथड रिवर्सिबल नहीं होता है, लगभग इरिवर्सिबल है। लीस्ट और नो साइड इफेक्ट, साइड इफेक्ट या तो ना हो या बहुत कम हो। नो वे इंटरफियर सेक्सुअल एक्ट, डिजायर और सेक्सुअल ड्राइव, मतलब जो सेक्सुअल डिजायर है, इच्छा है, जो एक्ट है, ड्राइव है, उसमें कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। और हम ये कह सकते हैं जैसे कोई आइडियल गैस नहीं होती है, वैसे कोई आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं होता जिसमें सारी प्रॉपर्टी हो। तो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस ऐसा तरीका जो अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकता है। 6 तरीके एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले नेचुरल या ट्रेडिशनल मेथड की बात करेंगे। नेचुरल मेथड जो है सबसे ओल्डेस्ट मेथड बर्थ कंट्रोल का है, और इस मेथड में किसी मेडिसिन या डिवाइस का यूज नहीं किया जाता है। इसके अंदर 3 तरीके आते हैं: पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, क्वाइटस इंटरप्टस या विड्रॉल, एंड लैक्टेशनल एमिनोरिया। नेचुरल मेथड इस सिद्धांत पे काम करते हैं कि स्पर्म और ओवम के मिलने की जो संभावना है उसको कम किया जाए, मिल ना पाए, क्योंकि अगर स्पर्म और ओवम मिलेंगे नहीं तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, मतलब जाइगोट नहीं बनेगा, मतलब प्रेगनेंसी कैसे हो पाएगी फिर। तो पीरियोडिक एब्स्टिनेंस या रिदम मेथड, यहाँ पर पर्सन को संयम रखना है, अपने ऊपर कंट्रोल रखना है, कंट्रोल मजनू। तो हम जानते हैं कि 14th डे पर ओवुलेशन होता है मिड साइकिल में, लेकिन 14th डे तो आइडियल कंडीशन है, इसके 2-3 दिन पहले 2-3 बाद में हो सकता है। तो ओवुलेशन 10वें से 17वें दिन के बीच में होने की संभावना है, और अगर 10वें से 17वें दिन के बीच में ओवुलेशन होगा, एग रिलीज होगा, और उस समय अगर कपुलेशन हुआ तो फर्टाइलेशन की संभावना भी ज्यादा है। इसलिए 10वें से 17वें दिन के पीरियड को फर्टाइल पीरियड कहा जाता है, इसे फर्टाइल पीरियड कहते हैं। और अगर इस फर्टाइल पीरियड के दौरान कपल क्वाइटस नहीं करता है, कपुलेशन नहीं करता, शारीरिक संबंध नहीं बनाता है, तो कॉन्सेप्शन को रोका जा सकता है, नहीं प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं। दूसरा क्वाइटस इंटरप्टस और विड्रॉल मेथड। इसमें क्या होता है कि जो मेल पार्टनर होता है वो कपुलेशन के दौरान जब उसको लगता है कि सीमेन रिलीज होने वाला है, तो वो पेनिस को वेजाइना से बाहर विड्रॉ कर लेता है, इसलिए इसे विड्रॉल मेथड भी कहते हैं। मेल पार्टनर विड्रॉज हिज पेनिस फ्रॉम वेजाइना just before ejaculation to avoid insemination.
सीमेन वेजाइना में जाएगा ही नहीं तो फिर कोई प्रेगनेंसी के चांस भी नहीं होंगे। लैक्टेशनल एमिनोरिया तीसरा तरीका, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। ये जो लैक्टेशनल एमिनोरिया है, इसमें क्या होता है कि जो पार्टूरिशन होता है बच्चे के जन्म के बाद, बच्चे के जन्म के बाद अगर माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही है, लैक्टेशन हो रहा है, इंटेंस लैक्टेशन, तो उस लैक्टेशन के पीरियड के दौरान ओवुलेशन और मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलेगी। और मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलेगी, ओवुलेशन नहीं होगा, एग ही रिलीज नहीं होगा, तो फिर प्रेगनेंसी भी नहीं होगी। लेकिन लैक्टेशनल एमिनोरिया मैक्सिमम 6 मंथ तक के लिए इफेक्टिव है, पार्टुरेशन के बाद यानी बेबी बर्थ के बाद में। क्योंकि नेचुरल मेथड में किसी भी मेडिसिन या डिवाइस का यूज नहीं किया जाता है, इसलिए यहाँ पर जो साइड इफेक्ट है लगभग ना के बराबर है, लेकिन फेल होने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो दूसरा तरीका हमारे पास है बैरियर मेथड। जो बैरियर मेथड होता है, इसमें स्पर्म और ओवम को मिलने से रोका जाता है किसी बैरियर के द्वारा, बीच में बैरियर लगा दिया गया। अब बैरियर मेथड 4 है, कंडोम, सर्वाइकल कैप, वॉल्ट एंड डायाफ्राम। कंडोम मेल और फीमेल दोनों के लिए अवेलेबल है और डिस्पोजेबल होते हैं, सिंगल यूज ओनली। जबकि सर्वाइकल कैप, वॉल्ट और डायाफ्राम फीमेल के लिए अवेलेबल मेथड है और ये रीयूजेबल होते हैं। कंडोम्स की बात करते हैं। कंडोम थिन रबर या लेटेक्स सीथ के द्वारा बने होते हैं। ये पेनिस को कवर करते हैं, मेल कंडोम पेनिस को कवर करता है और फीमेल कंडोम सर्विक्स और वेजाइना को कवर करता है कोइटस या के पहले यानी कपुलेशन के पहले, ताकि जो सीमेन रिलीज हो रहा है वो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ना पहुंचे। निरोध मेल कंडोम का एक पॉपुलर ब्रांड है जो आपको ध्यान रखना है। कंडोम का यूज पिछले कुछ वर्षों में बहुत तेजी से बढ़ा है, क्योंकि इससे एक और फायदा होता है, ये पर्सन को एसटीआई से बचाता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से बचाता है। एड्स हो गया, हेपेटाइटिस बी हो गया, जेनाइटल हर्पीज, ये सब जानलेवा बीमारी और इनका कोई इलाज भी नहीं है, तो इनसे प्रोटेक्ट करता है यूजर को। दोनों मेल और फीमेल दोनों कंडोम डिस्पोजेबल होते हैं, कैन बी सेल्फ इंसर्टेड एंड गिव प्राइवेसी टू द यूजर। मतलब सिंगल यूज है, पर्सन खुद यूज कर सकता है और इस वजह से ये जो यूजर उसको प्राइवेसी प्रोवाइड करते हैं। सर्वाइकल कैप, वॉल्ट और डायफ्राम की बात करें तो ये रबर के बने होते हैं, सर्विक्स को कवर करते हैं क्वाइटस के दौरान और ये रीयूजेबल मेथड होते हैं। ये प्रिवेंट, ये तीनों की बात हो रही, ये प्रिवेंट करते हैं स्पर्म की एंट्री को सर्विक्स के थ्रू, और सर्विक्स से जब स्पर्म एंटर कर नहीं पाएगा तो फेलोपियन ट्यूब तक नहीं पहुंच पाएगा और वहीं तो फर्टिलाइजेशन होता है। तो फिर जब फेलोपियन ट्यूब तक स्पर्म नहीं जा पाएगा तो फिर प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी। बैरियर मेथड की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए कंडोम, सर्वाइकल कैप, वॉल्ट और डायफ्राम के साथ स्पर्मिसाइडल क्रीम, जेली और फोम भी यूज किए जाते हैं। इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस तीसरा तरीका, पहला नेचुरल, दूसरा बैरियर, तीसरा आईयूडीज। इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस जो होते हैं ये इंसर्ट किए जाते हैं डॉक्टर या एक्सपर्ट नर्सेस के द्वारा यूट्रस में, वेजाइना के थ्रू, वेजाइना के थ्रू यूट्रस में इनको इंसर्ट किया जाता है, इसलिए नाम है इंट्रा यूट्राइन। यूट्रस के अंदर इंप्लांट किया गया इन्हें। 3 तरह के होते हैं, नॉन मेडिकेटेड, कॉपर रिलीजिंग एंड हार्मोन रिलीजिंग। नॉन मेडिकेटेड में लिपेज लूप आता है, कॉपर रिलीजिंग में कॉपर टी, कॉपर 7 एंड मल्टीलोड 375, और हार्मोन रिलीजिंग में LNG-20 एंड प्रोजेस्टा सर्ट आता है। ये 3 हो गए। आईयूडी क्या करते हैं, सारे आईयूडी कोई भी हो, आईयूडी फैगोसाइटोसिस करते हैं स्पर्म की विद इन द यूट्रस। तो स्पर्म को जब मार दिया जाएगा तो फिर वो फेलोपियन ट्यूब तक नहीं जा पाएगा। इसके अलावा जो कॉपर आयन रिलीज होते हैं कॉपर रिलीजिंग आईयूडी से, कॉपर टी, कॉपर 7 मल्टीलोड 375, वो स्पर्म मोटिलिटी को सप्रेस कर देते, कम कर देते हैं, क्योंकि आपको पता है कि स्पर्म हाईली मोटाइल होने चाहिए एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म। तो कॉपर आयन स्पर्म की मोटिलिटी और उसकी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को सप्रेस कर देते हैं। हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी ये यूट्रस को इम्प्लांटेशन के लिए अनसुटेबल बना देता है और सर्विक्स को हॉस्टाइल कर देता है स्पर्म के लिए। हॉस्टाइल मतलब दुश्मन बना देता है सर्विक्स को, ताकि स्पर्म वहां से एंटर ना कर पाए। आईयूडी एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव है उन फीमेल के लिए जो प्रेगनेंसी को डिले करना चाहती हैं, अभी बच्चा नहीं चाहती हैं, या 2 बच्चों में अंतर रखना चाहती हैं, स्पेस करना चाहती हैं, उनके लिए आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव है आईयूडी। वन ऑफ द मोस्ट एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव यूज्ड इन इंडिया बाय फीमेल्स।
चौथा हमारे पास तरीका है ओसीपी, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। पहला हमारे पास कौन सा है? नेचुरल, दूसरा बैरियर, तीसरा आईओडी, चौथा है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, जिन्हें आप टैबलेट के नाम से जानते हैं। जैसे आपने सुना होगा माला डी, सहेली के बारे में, आई पिल के बारे में। तो ये पिल या टैबलेट के फॉर्म में होती है। इनके अंदर प्रोजेस्ट्रोजन अकेले होता है या प्रोजेस्ट्रोजन इस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन का यूज किया जाता है। पिल जैसे माला डी की बात करें तो ये पिल कैसे लेनी होती है? मेंस्ट्रुअल साइकिल के पहले पहले जो 7 दिन है उनमें से किसी भी एक दिन से फीमेल लेना शुरू कर सकती है। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन के शुरुआती दिनों में नहीं, शुरुआत के ये 7 नहीं, शुरुआत के 5 दिन में, पहले दिन से 5वें दिन के बीच में जिस जिस दौरान ब्लीडिंग हो रही उस दौरान फीमेल इन पिल को लेना शुरू कर सकती है। तो शुरुआत के 5 दिन में कभी भी फीमेल लेना शुरू करेगी। मान लो फीमेल ने 5वें दिन पहली गोली ली, तो छठे दिन दूसरी गोली, 7वें दिन तीसरी गोली, 8वें दिन चौथी गोली, और इस तरीके से अगले 21 दिन तक ये पिल लेगी। कितने दिन तक? 21 दिन तक। तो 5वें दिन अगर पहली गोली ली है, छठे दिन दूसरी गोली ली है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि 25वें दिन वो 21वीं गोली लेगी। और फिर 7 दिन का गैप, 25 के बाद 26, 27, 28, और 28 दिन की मेंस्ट्रुअल साइकिल, फिर 1, 2, 3, 4, 7 दिन का गैप आ गया। 5वें दिन से फिर रिपीट होगी। ये जो 7 दिन का गैप आया, इसी दौरान ब्लीडिंग हो जाएगी और उसके बाद फीमेल इस पिल को लेना इसी तरीके से जारी रखेगी जब तक वो प्रेगनेंसी नहीं चाहती। तो pills have to be taken daily for 21 days starting within first 5 days of the menstrual cycle. After a gap of 7 days during which menstruation occur, pill repeated in the same pattern. अब OCP करती क्या है पिल? ये इनहिबिट करती हैं ओवुलेशन और इम्प्लांटेशन को। साथ ही साथ ये सर्वाइकल म्यूकस की क्वालिटी को चेंज करती हैं ताकि स्पर्म की जो एंट्री है उसे रोका जा सके सर्विक्स के थ्रू। इट्स वेरी इफेक्टिव, बहुत इफेक्टिव है, इनके साइड इफेक्ट बहुत कम होते हैं और ये फीमेल के द्वारा वेल एक्सेप्टेड है। सहेली एक नई ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है जिसे लखनऊ में सीडीआरआई में बनाया गया है और ये वंस अ वीक पिल है, मतलब ये रोज नहीं यूज करनी पड़ती, हफ्ते में केवल एक बार यूज करनी पड़ती है, क्योंकि नॉन स्टेरॉयडल प्रिपरेशन है और इसीलिए इसके साइड इफेक्ट बहुत कम है और जो इसकी कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू है बहुत ज्यादा है। पांचवा तरीका है इंजेक्टेबल एंड इम्प्लांट। इंजेक्टेबल में जो इंजेक्शन है उसको दिया जाता है, फीमेल को इंजेक्ट कर दिया जाता है, और इम्प्लांट में डिवाइस होती है जो स्किन के नीचे इम्प्लांट कर दी जाती है। अब इन इंजेक्टेबल और इम्प्लांट में भी हम क्या करते हैं? प्रोजेस्ट्रोजन एलॉन अकेले या प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन यूज करते हैं इंजेक्शन या इम्प्लांट के रूप में। इंजेक्टेबल और इम्प्लांट के काम करने का तरीका एकदम पिल की तरह है, लेकिन इनका इफेक्टिव पीरियड काफी ज्यादा है। जैसे नॉर प्लांट नाम का एक इम्प्लांट है और ये 5 साल तक, एक बार स्किन के नीचे लगा दिया गया फीमेल की बॉडी में, 5 साल तक के लिए काम करता रहेगा। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव की बात करें तो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव में प्रोजेस्ट्रोजन एलॉन यूज कर सकते हैं, प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन या आईयूडी यूज कर सकते हैं, लेकिन कितने घंटे में? 72 घंटे में। क्वाइटस के 72 घंटे के अंदर इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज किया जा सकता है, इन तीनों में से किसी का भी। और ये इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव क्यों यूज किए जाते हैं? टू अवॉइड पॉसिबल प्रेगनेंसी ड्यू टू रेप और कैजुअल अनप्रोटेक्टेड क्वाइटस या फिर इंटरकोर्स। मतलब कोई कपल है और उन्होंने इंटरकोर्स किया जो कि अनप्रोटेक्टेड है, कंडोम नहीं यूज किया और उनको लगता है प्रेगनेंसी हो सकती है, तो उस केस में इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव यूज कर सकते हैं। नाम आपने सुना होगा आईपिल का या अनवांटेड 72 का। लास्ट इज द सर्जिकल और स्टेलाइजेशन टेक्निक, जो कि नसबंदी के नाम से जानी जाती है। तो ये अवेलेबल है मेल और फीमेल दोनों के लिए सर्जिकल मेथड। मेल में सर्जिकल मेथड को वैसेक्टमी कहते हैं और फीमेल में ट्यूबेक्टमी कहते हैं। वैसेक्टमी में वास्ट डिफरेंस कट कर दिया जाता है और ट्यूबेक्टमी में फैलोपियन ट्यूब को काट दिया जाता है। सर्जिकल मेथड ब्लॉक गैमीट ट्रांसपोर्ट, ये गैमीट के ट्रांसपोर्ट को रोक देते हैं, इसकी वजह से कभी मेल और फीमेल गैमीट मिल ही नहीं पाएंगे। और सर्जिकल मेथड बहुत इफेक्टिव है, लेकिन इसकी रिवर्सिबिलिटी बहुत पुअर, एक बार अगर कनेक्शन काट दिया तो भैया जुड़ेगा नहीं ये। तो सर्जिकल मेथड उन कपल के लिए एडवाइस किया जाता है जो अब कोई प्रेगनेंसी नहीं चाहते, किसी कपल के 2 बच्चे हैं
3 बच्चे हैं, अब वो प्रेगनेंसी नहीं चाहते हैं, तो फिर उस कंडीशन में स्टेरिलाइजेशन या सर्जिकल मेथड यूज करते हैं। ये नहीं आप डॉक्टर बन गए, आपके पास एक कपल आया, हनीमून पे जा रहा है, शादी नई नई हुई है, और आपसे पूछा डॉक्टर साहब कौन सा तरीका यूज करें, तो आपने कहा नसबंदी करवा लो, काम ही खत्म, टाटा बाय बाय हो गया। तो ऐसा नहीं करना है। और आप डॉक्टर बनेंगे, आप उस एज ग्रुप में आगे आपकी शादी होगी, तो आपको भी ये पता होने चाहिए मेथड कि कौन सा मेथड किसके लिए फायदेमंद है। सर्जिकल मेथड को टर्मिनल मेथड माना जाता है, क्योंकि एक बार कनेक्शन कट गया तो फिर चलो। तो ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, क्या फायदे हैं इनके? अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने का काम करना, बच्चों के बीच अंतर रखना, प्रेगनेंसी को डिले करना, और अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल करना, ये सब बेनिफिट है। लेकिन कुछ साइड इफेक्ट या इल इफेक्ट भी हो सकते हैं, जैसे नोजिया, जी मिचलाना, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग, मतलब बीच बीच में मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्लीडिंग हो रही है, ब्रेस्ट कैंसर, एब्डोमिनल पेन, ये कुछ साइड इफेक्ट हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन इनको हम पूरी तरीके से इग्नोर नहीं कर सकते। अगला टॉपिक है एसटीआई, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। पहले एनसीआईटी डिजीज कहा था, अब इनको इन्फेक्शन का नाम दे दिया, एसटीआई कह दिया, क्योंकि ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलते हैं। तो एसटीआई कहते हैं, एसटीडी कहते हैं, या इन्हें वेनरल डिजीजेस कहते हैं। तो ऐसी बीमारियां जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में सेक्सुअल इंटरकोर्स, शारीरिक संबंध बनाने से फैलती, उन्हें एसटीआई, आरटीआई, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, या एसटीडी या वीडी के नाम से हम लोग जानते हैं। 8 एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने दिए हुए हैं। एचआईवी पहली बीमारी है ना, या एड्स बीमारी है, एचआईवी तो पैथोजन का नाम है, लेकिन हम लोग यूज कर लेते हैं। क्लेमाइडियासिस, गोनोरिया, जेनाइटल वार्ड्स, जेनाइटल हर्पिस, सिफिलिस, हेपेटाइटिस बी एंड ट्राइकोमोनियासिस। बी का मतलब वायरल डिजीज है, बी का मतलब बैक्टीरियल डिजीज है ना, और पी का मतलब प्रोटोजोवन डिजीज हो जाएगी। तो हर तरह की बीमारी यहाँ पर दी गई है। सिफिलिस को ट्रेपोनिमा पैलिडम नाम का बैक्टीरिया कॉज करता है, ये आप चाहें तो याद कर लीजिए। एचआईवी, हेपेटाइटिस बी और जेनाइटल हर्पेज, हर हर गंगे, निमोनिक है। ये 3 ऐसी बीमारी जिनका इलाज ही नहीं है, तो भैया इनसे केवल बचाव ही कर सकते हैं। एक बार हो गई तो फिर काम खत्म, टाटा बाय बाय। एड्स सबसे ज्यादा खतरनाक बीमारी है, और ये तो डिटेल में भी ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में हम लोग देखेंगे, और अल्टीमेटली फेटल यानी जानलेवा है ये। एड्स हो गया तो काम खत्म। एचआईवी और हेपेटाइटिस बी में कई सारी सिमिलरिटीज हैं, दोनों वायरस से होती हैं। एचआईवी जो एड्स बीमारी है वो एचआईवी से होती है, और हेपेटाइटिस बी नाम की बीमारी हेपेटाइटिस बी वायरस से। दोनों एसटीआई हैं, दोनों इंजेक्शन या निडल की शेयरिंग से फैलती हैं, इंट्रावेनस ड्रग एब्यूजर में। दोनों सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट से ट्रांसफर होती हैं, कंटामिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स से फैलती हैं। इसके अलावा ट्रांसमिट होती हैं इन्फेक्टेड मदर से उसके बच्चे को प्लेसेंटा के थ्रू। दोनों क्रॉनिक डिजीज और दोनों ही अल्टीमेटली फैटल हैं। ये बातें एनसीईआरटी ने कई बार लिख के दी हैं, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में भी लिखा, और यहाँ भी इनके बारे में बताया गया। अर्ली सिम्टम ऑफ एसटीआई आर माइनर, शुरुआत के जो लक्षण हैं बहुत माइनर होते हैं, स्वेलिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज, इचिंग, स्लाइट पेन इन द जेनिटल रीजन। लेकिन बाद में बहुत ही गंभीर लक्षण नजर आते हैं और कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं, बीमारी बहुत गंभीर हो जाती है। फीमेल एसिम्टोमेटिक होती हैं ज्यादातर, मतलब फीमेल में शुरुआत में लक्षण ही नहीं आते हैं, और जब बीमारी बढ़ जाती है तब फिर लक्षण आते हैं। तो कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हैं? तो कॉम्प्लिकेशन इनफर्टिलिटी हो सकता है, नपुंसकता, स्टिल बर्थ, मरा हुआ बच्चा पैदा हो सकता है, पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, एबॉर्शन हो सकता है, कैंसर हो सकता है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, ये सब एसटीआई की वजह से हो सकता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी यानी इम्प्लांटेशन यूट्रस के अलावा कहीं और हो जाए, इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट एट अ साइट अदर देन यूट्रस, ये सब कॉम्प्लिकेशन एसटीआई के हैं। स्टिल बर्थ का मतलब डेथ ऑफ अ फीटस आफ्टर 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। 15 से 24 साल के एज ग्रुप में सबसे ज्यादा संभावना है एसटीआई होने की, और यही वो एज ग्रुप है जिससे आप बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन इससे बचा जा सकता है। प्रिवेंशन, अवॉइड सेक्स विद अननोन पर्सन, अवॉइड सेक्स विद मल्टीपल पार्टनर, always try to use condom during coitus, and in case of doubt you should go to a qualified doctor। नहीं झोला छाप के पास चले गए, वो जो सड़क के किनारे की हर मंगलवार मिले, हर सोमवार मिले, 11 तारीख को मिले, उनके चक्कर में नहीं पड़ना है, खानदानी दवा खाना।
डॉक्टर के पास जाना है शर्म वरम दूर करके, है ना। अगला टॉपिक है एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसे इंड्यूस्ड एबॉर्शन भी कहा जाता है। ये क्या है? दिस इज इंटेंशनल, मतलब जानबूझकर या वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म। फुल टर्म इज द 9 मंथ। तो फुल टर्म के पहले अगर जानबूझ के एबॉर्शन कराया जा रहा है तो उसे कहते हैं एमटीपी या इंड्यूस्ड एबॉर्शन। हर साल दुनिया भर में 45 से 50 मिलियन एमटीपी होती हैं, जो टोटल कंसीव प्रेगनेंसी का 1/5 यानी 20% होती हैं। तो एमटीपी से आप देखो कि पॉपुलेशन कंट्रोल हो रही 20%, लेकिन ये कोई कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस नहीं है और ना ही एमटीपी का ये पर्पज है पॉपुलेशन कंट्रोल करना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एमटीपी को लीगलाइज कर दिया 1971 में, लेकिन कुछ स्ट्रिक्ट कंडीशन के साथ, ताकि इसका मिसयूज ना हो। और सबसे ज्यादा मिसयूज एमटीपी का ये था कि भाई एमनियोसेंटेसिस से जब पता चल जाता था कि लड़की, तो एमटीपी करा देते थे। तो फीमेल फिटिसाइड को, गैर कानूनी कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए एमटीपी पे रिस्ट्रिक्शन भी लगाए गए हैं, कुछ नियम बनाए गए हैं। एमटीपी क्यों कराते हैं? टू गेट रिड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी। भाई हमें बच्चा नहीं चाहिए, कपल को बच्चा चाहिए ही नहीं, तो फिर प्रेगनेंसी हो कैसे गई? ड्यू टू अनप्रोटेक्टेड कैजुअल सेक्सुअल कॉइटस। मतलब कोई कपल है, कपुलेशन हुआ और उसने कोई कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस नहीं यूज की या यूज की, वो फेल हो गई, तो उस केस में अनवांटेड प्रेगनेंसी हो गई तो एमटीपी अलाउड है। ड्यू टू फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव यूज ड्यूरिंग क्वाइटस और रेप, यानी कि कॉन्ट्रासेप्टिव यूज किया गया क्वाइटस के दौरान या रेप के बाद जो कॉन्ट्रासेप्टिव दिया गया वो फेल हो गया और प्रेगनेंसी हो गई, तो अनवांटेड प्रेगनेंसी है और उससे बचने के लिए एमटीपी कर सकते हैं। एमटीपी तब भी जरूरी है जब कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी, अगर प्रेगनेंसी कंटिन्यू रही तो ये हार्मफुल और जानलेवा हो सकती है, माँ के लिए, बच्चे के लिए या दोनों के लिए। उस केस में एमटीपी करा सकते हैं। कब करा सकते हैं? फर्स्ट ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी 12 वीक, 3 महीने तक की प्रेगनेंसी अगर है तो उस केस में रिलेटिवली सेफ एमटीपी। लेकिन सेकेंड ट्राइमेस्टर अगर शुरू हो गया, चौथा, पांचवा, छठा महीना प्रेगनेंसी का, तो उस समय के अबॉर्शन रिस्कियर हो जाते हैं, माँ को भी खतरा हो जाएगा। और डेंजरस ट्रेंड क्या है? अनक्वालिफाइड क्वैक्स। खोला छाप डॉक्टरों से होने वाले एमटीपी खतरनाक होते हैं, और एमनियोसेंटेसिस से जब ये पता चल गया कि बच्चा फीमेल है तो एबॉर्शन यानी एमटीपी करा दिया गया। दिस इज इलीगल। एमटीपी एक्ट 1971 में उल्टा कर दो तो एमटीपी अमेंडमेंट एक्ट 2017 में आया, और एमटीपी अमेंडमेंट एक्ट में जो संशोधन किए गए उसमें दो बातें बताई गई। क्या बताया गया? इसमें कहा गया कि भैया अगर फीमेल प्रेग्नेंट है, 12 हफ्ते तक की बात है, तो एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर यानी एक डॉक्टर का ओपिनियन चाहिए गुड फेथ में कि हाँ भैया एमटीपी करा सकते हैं। लेकिन अगर प्रेगनेंसी 12 से 24 हफ्ते के बीच में है तो 2 डॉक्टर का ओपिनियन चाहिए होता है गुड फेथ में कि एमटीपी क्यों करा सकते हैं और क्या ये महिला के लिए, मदर के लिए सेफ होगा। लास्ट टॉपिक इज इनफर्टिलिटी, और ये चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। सबसे ज्यादा सवाल यहां से आते हैं, और दूसरा जो टॉपिक है वो है कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, वहां से भी 2-3 सवाल पूछे जाते हैं। ये जो इनफर्टिलिटी की परिभाषा है ये एनसीईआरटी ने आपको समरी में दी है। यानी कि अगर कोई कपल बिना किसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का यूज करके 2 साल तक सेक्सुअल कोहैबिटेशन करता है, कपुलेशन करता है और बच्चे नहीं पैदा होते तो दैट इज कॉल्ड इनफर्टिलिटी, नपुंसकता हो गया। इनफर्टिलिटी और स्टेरिलिटी में अंतर। इनफर्टिलिटी में गैमीट बनते हैं लेकिन प्रेगनेंसी नहीं हो रही, स्टेरिलिटी में गैमीट ही नहीं बनते हैं। इनफर्टिलिटी के क्या कॉज हो सकते हैं? कॉन्जेनाइटल, जन्मजात कुछ कारण हो सकते हैं, या डाउन सिंड्रोम हो गया, टर्नर सिंड्रोम हो गया, क्लाइनफेल्टर हो गया, इम्यूनोलॉजिकल हो गया, डिजीज एसटीआई की वजह से, फिजिकल रीजन हो सकता है, साइकोलॉजिकल भी हो सकता है और दवाइयों की वजह से भी हो सकता है। इनफर्टाइल जो कपल हो पहले इनफर्टिलिटी क्लिनिक जाता है और वहां पर उसकी डायग्नोसिस होती है, और अगर वहां पर ट्रीटमेंट हुआ, जैसे मान लो किसी बीमारी की वजह से इनफर्टिलिटी है तो उसका इलाज हुआ और इलाज होने के बाद बच्चे हो गए, अगर नहीं हुए तो फिर एआरटी सेंटर, जिन्हें आप कॉमनली टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम के नाम से या टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर के नाम से जानते हैं, तो जो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर उसी को यहाँ पर एआरटी यानी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी का नाम दिया गया। इसमें 5 तरीके आपको दिए गए एआरटी में। एक है टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, एक है इन विवो फर्टिलाइजेशन फॉलोड बाय ईटी, एक है गिफ्ट, आईसीएसआई एंड एआई। समझते हैं एक एक करके। टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम
उस केस में यूज करते हैं जब फीमेल में फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज, यानी फीमेल में फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता। तो उस केस में क्या करते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर टेस्ट ट्यूब में करते हैं और उसके बाद एम्ब्रियो ट्रांसफर ईटी करते हैं और इसी को हम टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम कहते हैं। तो इसमें वाइफ या डोनर से एग कलेक्ट करते हैं और हस्बैंड या डोनर से स्पर्म कलेक्ट करते हैं और टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइजेशन करा के जाइगोट बना देते हैं। दिस इज कॉल्ड आईवीएफ। अब आईवीएफ के बाद जब ईटी करते हैं तो ईटी में दो मेथड, एक जिफ्ट और एक आईयूटी आ जाता है। जिफ्ट इज द जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। इसमें जाइगोट या अर्ली एम्ब्रियो अप टू 8 ब्लास्टोमियर, जाइगोट या 8 ब्लास्टोमियर तक की स्टेज को फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करते हैं और अगर 8 से ज्यादा ब्लास्टोमियर हो गए तो सीधे यूट्रस में ट्रांसफर करते हैं, दैट इज कॉल्ड इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, आईयूटी। दूसरा इन विवो फर्टिलाइजेशन फॉलोड बाय एम्ब्रियो ट्रांसफर। ये उन फीमेल के लिए यूज किया जाता है जो कंसीव नहीं कर सकती, मतलब जिनके यूट्रस में समस्या है। इन विवो फर्टिलाइजेशन यानी फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर हो रहा फीमेल के और उसके बाद किसी दूसरी फीमेल में ईटी कर देते हैं। ईटी आप जानते हैं, एम्ब्रियो ट्रांसफर। गिफ्ट गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, ये उन फीमेल के लिए यूज करते हैं जो ओवम प्रोड्यूस नहीं कर सकती, एग ही नहीं बना सकते हैं, लेकिन वो इम्प्लांटेशन के लिए साइड देती है, मतलब ओवरी में समस्या है लेकिन यूट्रस ठीक है, तो उनके लिए गिफ्ट का तरीका यूज करते हैं। किसी डोनर से एग लिया जाता है और इसको फीमेल जो एग प्रोड्यूस नहीं कर सकती उस रेसिपिएंट में ट्रांसफर कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड गिफ्ट गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। आईसीएसआई, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं नीट में। तो आईसीएसआई में हम क्या करते हैं कि यहाँ पर स्पर्म को डायरेक्टली, देखो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक, सीधे एक के साइटोप्लाज्म में स्पर्म को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। और एक तरीका है एआई टेक्निक, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक, ये उन मेल के लिए यूज करते हैं जो फीमेल को इंसेमिनेट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि पेनिस में इरेक्शन नहीं हो रहा या जिनमें स्पर्म काउंट बहुत कम है। नॉर्मल स्पर्म काउंट 200 से 300 मिलियन होना चाहिए। तो एआई में क्या करते हैं, दो तरीके, इंट्रा वेजाइनल इंसेमिनेशन आईवीआई एंड इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन आईयूआई। आईवीआई में क्या करते हैं कि जो कलेक्टेड सीमेन है किसी डोनर का या हस्बैंड का, उसे सीधे वेजाइना में इंट्रोड्यूस करते हैं। और आईयूआई यूट्राइन मतलब यहाँ पर कलेक्टेड सीमेन को यूट्रस के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। तो एआई में फिर दो तरीके हो गए, एनसीईआरटी में केवल आईयूआई दिया हुआ है, आईवीआई नहीं दिया गया, लेकिन मैंने ये भी लिख दिया यहाँ पर। तो ये आपका टॉपिक हो गया रिप्रोडक्टिव हेल्थ। छोटा है टॉपिक लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सवाल काफी यहाँ से पूछे जाते हैं। तो ये हमारी यूनिट यहाँ से कंप्लीट होती है रिप्रोडक्शन। अभी तक हम लोगों ने पहली यूनिट कंप्लीट की सेल, दूसरी जेनेटिक्स, तीसरी हमने कंप्लीट की बायोटेक, चौथी यूनिट हो गई रिप्रोडक्शन। अगले टर्न से हम स्टार्ट करेंगे अगली यूनिट जो कि है प्लांट फिजियोलॉजी। 3 ही चैप्टर भी इसमें है लेकिन इसका वेटेज भी काफी ज्यादा हो चुका है, 10-12 सवाल यहाँ से पूछे जा रहे हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी में 6 चैप्टर, वहां से भी अब 10-12 सवाल आ रहे हैं। तो यानी ये 3 चैप्टर रखने वाली यूनिट आगे की है और उससे सवाल काफी ज्यादा है, इसलिए हम उसको पहले कवर करेंगे। तो फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई करते रहें। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बेस्ट ऑफ